Hello everyone, welcome to my channel Physics with Rajni Dugar. अरुणाचल प्रदेश पीएससी टीजीटी फिजिक्स 2026 एग्जाम अब बहुत पास आ चुका है और हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में आज जो चैप्टर कवर करेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आज हम इस चैप्टर से 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में अगर कोई दूसरा चैप्टर है कि पर्टिकुलर ये चैप्टर का एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ए 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल्स हैविंग रेडियाई 1:2। The ratio of their respective magnetic moments will be what? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू होता है करंट इनटू एरिया। क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है तो यहाँ पे जो एरिया होगा, वन सेकेंड, यहाँ पे जो ओके यहाँ पे जो एरिया ए होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, राइट। तो एरिया की जगह हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालने बोला है तो दैट मीन्स सिंपली m1 बाई m2 इज इक्वल टू करंट, दोनों का सेम है तो करंट और पाई कट जाएगा तो आ जाएगा R1 बाई R2 का स्क्वायर। अब R1 और R2 का रेशियो दिया हुआ है 1:2, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 1/4। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताता है कि अ tightly wound 100 turns coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil क्या होगा, ये आपको निकालना है। और आपको परमिबिलिटी ऑफ जो फ्री स्पेस है वो आप इतना ले सकते हो। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इसका फॉर्मूला है μ0 Ni/2 × R। अब यहाँ पे n देखो कितना दिया हुआ है 100 टर्न्स, रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 0.1 मीटर। करंट जो है, करंट का फॉर वैल्यू दिया हुआ है 7 एम्पियर, तो ये है 7। ओके ओके ओके, एक चीज़ गलत लिख दिया मैंने। ओके 1 मिनट, लेट मी राइट डाउन इट अगेन। आई है यहाँ पे 7, एन है 100 और आर है 0.1। ओके, इतना ठीक है। ओके और जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कैलकुलेशन करके आपका आएगा यहाँ पे 4.4 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, जहाँ पे आपका ये बन जाएगा 4.4 मिली टेस्ला। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ये थोड़ा टफ कैटेगरी में डाल सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि ए वायर कैरिंग ए करंट आई along the positive x axis has a length L. It is kept in a magnetic field B. B का वैल्यू दिया हुआ है एंड क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर कितना होगा आपको निकालना है। ओके तो कैसे करें इसको सॉल्व? इसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है F इजिकल टू आई L क्रॉस B. Okay, it is the expression for the force experienced by a current carrying conductor which is kept in a magnetic field of strength B. तो इस केस में जो करंट है वो I है। अब जो लेंथ है वो पॉजिटिव एक्सिस में है, मतलब आप इसको, ये जो L वेक्टर है लेंथ वेक्टर, इसको आप ले सकते हैं L आई हैट फॉर पॉजिटिव एक्सिस। तो ये हो जाएगा L आई हैट क्रॉस B का वैल्यू कितना है 2 आई हैट प्लस 3 J हैट माइनस 4 K हैट। ओके नाउ आपको अब इतना आइडिया होगा कि आई क्रॉस आई जीरो होगा, ये आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है। तो दो टर्म बचेंगे आई क्रॉस जे का और आई क्रॉस के का। तो आपको पता है आई जे के में अगर आई क्रॉस जे करोगे तो के हैट आएगा, और तो आई क्रॉस जे करोगे तो के हैट आएगा, और वहीं पे अगर आई क्रॉस के करोगे तो ये आ जाएगा माइनस जे हैट, है ना। तो इतना आपको पता है। तो
अब सिंपली जो प्रोडक्ट आएगा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 4LJ हैट प्लस 3LK हैट। ओके, अब आपको यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आई एल बताना है, तो आई और एल कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 4J हैट प्लस 3K हैट। अब इसका जो वेक्टर पोर्शन आया है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √4² प्लस 3² मतलब ये आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका। ये √25 आता है तो ये 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना है, 5IL मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे गैप में क्या बैठाओगे, 5 बैठाओगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतना भी टफ नहीं था, बस आपको ये वेक्टर प्रोडक्ट जानना था। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई वाला जीरो हो रहा था, राइट। फिर आई क्रॉस जे करोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका ये के हैट आ रहा था, और यहाँ पे अगर सिंपली आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी एक माइनस है, तो उस माइनस माइनस में प्लस आ गया था। ठीक है, तो इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आप लोग प्लीज क्वेश्चन को रीड कीजिए। ये है, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी जो कैरी कर रहा है करंट 5 एम्पियर और 10 एम्पियर रिस्पेक्टिवली एंड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन टू कंडक्टर, डायरेक्शन दोनों में सेम है, और क्या बोला है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ कितना होता है ये आपको निकालना है। मतलब आपके पास है दो वायर, ये एक वायर है और एक वायर है। एक वायर में करंट जा रहा है कितना, 5 एम्पियर, और एक वायर में करंट जा रहा है आपका 10 एम्पियर। दोनों के बीच का जो गैप है वो है 10 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है बाय ईच वायर पर यूनिट लेंथ, ये कितना होगा। इसके लिए फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला, μ0I1I2/2πr। ये फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा। यहाँ पे आपको I1 और I2 का वैल्यू, I1 कितना होगा 5 एम्पियर, I2 कितना होगा 10 एम्पियर, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ पे R कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर बैठ जाएगा। कैलकुलेशन करोगे, करके आपका आंसर आएगा 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। तो इसका ऑप्शन आएगा सी आंसर। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू। फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होगा। तो अगर आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट इसमें कैरी हो रहा है, इसके लिए जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो देखने में कैसे होंगे, वो देखने में होंगे सर्कुलर टाइप। ओके, ये होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, डायरेक्शन बैठा देते हैं, तो ये बी होगा आंसर, सर्कुलर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग रीड करिए। From Ampere's circular law, for a long straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of the magnetic field inside and outside region of the wire is what? तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, आपको ग्राफ पता है, ये अगर मैं ग्राफ बना लूँ तो यहाँ पे है आर, यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके लिए है, ये है लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए स्टेडी करंट, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, अंदर से मतलब इसका सोचो रेडियस क्या है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो एकदम सेंटर से रेडियस तक का, आउटर रीजन तक का ये लीनियरली बढ़ता है, उसके बाद ये ऐसे घटता है। ओके, तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये वाला, तो इसको मैं थोड़ा सा इस कर दूँ। हाँ, ठीक है। तो इस पोर्शन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे B इज प्रोपोर्शनल टू R है, और यहाँ पे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो कौन सा सही जवाब आएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। लास्ट 2 डेज वीडियो मैं नहीं ला पाई थी ड्यू टू सम रीज़न, बट आज ये वीडियो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर लेके आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज रीड द क्वेश्चन। A long solenoid, a long solenoid of radius 1 millimeter has 100 turns per millimeter.
1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सोलिनॉइड, देन आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड निकालना है। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड म्यू नॉट एन आई होगा फॉर्मूला। अब स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। अब देखो यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 100 टर्न्स है, एन का वैल्यू है 100, और एल कितना है पर मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, तो ये नीचे बैठ जाएगा 10⁻³ और करंट कितना है 1 एम्पियर। बस अब आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करके इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 12.56 इंटू 10⁻² टेस्ला। कैलकुलेशन आप कर लोगे, नॉर्मल प्लस माइनस एडिशन डिवीजन, तो ये मैं नहीं करके दिखा रही हूँ, तो इसका आंसर ए आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। प्लीज़ दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और आपको सही जो आंसर है ना वो टिक करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 है, बायो-सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली स्मॉल करंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, है ना, कंडक्टर ओनली। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये वर्ड दिख रहा है आपको ओनली वाला, तो ये ओनली वाला वर्ड, बाकी सब ठीक है, तो ये ओनली वाला वर्ड आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। तो बायो-सावर्ट लॉ आपको क्या बताता है, बायो-सावर्ट लॉ आपको क्या देखा, फॉर्मूला पता है, बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डी आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही था। अब बहुत बार ओनली देख के आप इसको गलत करके आ जाओगे, बट नहीं, ये बायो-सावर्ट लॉ आपको सिर्फ ये इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड बताता है, तो ऑब्वियसली इसका जो स्टेटमेंट 1 है ना ये सही है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखो क्या लिखा हुआ है, बायो-सावर्ट लॉ इज एनालोगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। ओके, ये वाला वर्ड याद रखना, स्केलर सोर्स, while the later being produced by the vector source, तो वेक्टर सोर्स क्यू। ओके, अब देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे बोला है बायो-सावर्ट वाला स्केलर सोर्स से होता है और कूलॉम्स लॉ वाला वेक्टर सोर्स से होता है, तो अब यहाँ पे क्या गलत है, लेकिन नहीं, यहाँ पे चीज़ें उल्टा दिया है, मतलब ये जो होगा बायो-सावर्ट लॉ जो होता है उसमें करंट एलिमेंट यूज होता है, मतलब ये वाला होगा वेक्टर सोर्स की वजह से, और जो कूलॉम्स लॉ होगा वो जो होता है वो होता है स्केलर सोर्स की वजह से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, मतलब ये वाला चीज गलत है, ये फ्लिप हो गया है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग रीड करो। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस है। दो टोरॉइड हैं, ओके, सोलिनॉइड कर लिया, अब टोरॉइड 1 and 2 have total number of turns 200 and 100 respectively with average radii 40 centimeter and 20 centimeter. They carry the same current I. आपको निकालना क्या है, you have to find the ratio of the magnetic fields along the two loops will be what. अब टोरॉइड के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर। अब दो टोरॉइड है, अब यहाँ पे आपको पता है कि म्यू नॉट है, आपको म्यू नॉट आई है करंट, ओके, आर है रेडियस और एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई होप इतना आपको पता है। तो आपको B1/B2 करना है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा N1/N2 और ये आ जाएगा R2/R1। अब वैल्यूज पुट कर दो, N1/N2 200/100, राइट, ये है N1, ये है N2 और ये है आपका R1 और ये है आपका R2, मतलब यहाँ पे R2 मतलब 20/40 बैठेगा। कैलकुलेशन करोगे तो आपका 1:1 आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ionized hydrogen atoms and alpha particles with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field B. The ratio of their radii of the path क्या होगा। ओके, हाइड्रोजन और अल्फा पार्टिकल दो है, तो इस केस में जो रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू
mv बाई qb होता है। ओके ओके, बी सेम है। ओके, मास ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम का मास ये बैठाना है। तो यहाँ पे देखो, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम बोला है और एक अल्फा पार्टिकल बोला है ना। अब अगर विथ सेम मोमेंटा, मोमेंटा सेम है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, सेम मोमेंटा वर्ड बोला है। ठीक है, बहुत बार जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। यहाँ पे आप देखना, ये सेम मोमेंटा ये वर्ड यूज किया है। मतलब अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मतलब दोनों के लिए ये सेम है और ये सेम है, मतलब ये दो सेम है। इसका मतलब जो आर आएगा वो पाथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/q, मतलब आर ऑफ एच बाई आर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू ऑफ अल्फा बाई क्यू ऑफ एच। राइट, इट इज क्लियर। अब देखो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है डबली चार्ज हीलियम आयन, और आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम उसका चार्ज कितना होगा, ओनली 1। तो दैट मीन्स यहाँ पे 2/1 होगा, दैट मीन्स 2:1 आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। वरना बहुत बार जल्दीबाजी में आप मास को भी अलग बैठा देते, बट नहीं, मास क्योंकि डिफरेंट है दोनों का, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटा सेम बोला है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सेम पकड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए ये हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आप सॉल्यूशन देख लो, बट उसके साथ आप क्वेश्चन अगर याद रख पाओ तो आंसर भी याद रखोगे ना, तो आपके लिए बेटर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े। ओके, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग in a circular orbit of radius r makes 10 n rotations per second. The magnetic field produced at the center has a magnitude कितना होगा। देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो आई इज इक्वल टू होगा चार्ज बाई टी होगा टाइम पीरियड। अब चार्ज ई है, टाइम पीरियड टी क्या होता है, 2 पाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर लिख दिया। ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे, एन रोटेशन पर सेकेंड, मतलब यही क्या है, यही है फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड। तो ये बैठ जाएगा ओमेगा की जगह, आपका बैठ जाएगा 2 पाई एन, नीचे 2 पाई, 2 पाई कट गया, ये आ गया आई इज इक्वल टू एन ही आ गया। अब हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, करंट कैरिंग वायर के लिए μ0I/2r होता है। अब यहाँ पे आई का जस्ट वैल्यू बैठा देना है, आई की जगह एन ई बैठा देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, μ0 NE/2r। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको ये वाला फर्स्ट वाला ये पोर्शन आना चाहिए था और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ करेंट लूप, राइट, अ करेंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आपका क्या होगा, चार ऑप्शंस दिए हैं। अब देखो, एक करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल वाइल अदर इज अनस्टेबल। ये आपने पढ़ा होगा कि क्यों, क्योंकि करंट लूप को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, राइट। ये होता है एम बी साइन थीटा। अब इस थीटा की वजह से दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएंगे, एक थीटा इज इक्वल टू 0 जब आएगा, और एक थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई के लिए, है ना। तो ये थीटा का जो वैल्यू है उसके वजह से हम लोगों को एक स्टेबल मिलेगा और एक अनस्टेबल मिलेगा। ये सब आपने आई होप पढ़ा होगा, तो ये डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या बताया है, यहाँ पे बताया गया है कि ए मिली वोल्टमीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज is to be converted into an ammeter of 25 ampere range. The value of the necessary shunt will be what? तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है शंट का, आपने पढ़ा होगा, ये होता है VG/I-IG। ओके, जी है गैल्वानोमीटर के लिए। अब गैल्वानोमीटर में से जो करंट जाएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये है आएगा आपका क्या, शंट का वैल्यू आएगा VG/I। अब V कितना है, 25 मिली वोल्ट,
तो 25 मिली वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट, और आई कितना है 25 एम्पियर, तो इसका आंसर आएगा 10⁻³ दैट मीन्स 0.001 ओहम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ये सब अगर आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला अगर आपका नहीं आएगा तो ये दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको यूज़ आएगा वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया वो फॉर्मूला है ये वाला, शंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, 14 पे चलते हैं, सॉरी 14 पे चलते हैं। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड v, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है एक, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, आपका याद होगा ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखने का होता है, 2πm/qb। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इट डिपेंड्स ऑन आर वी। नो, यहाँ पे आर कहीं दिख रहा है फॉर्मूला में? नहीं, तो ये गलत है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एन वी। हाँ, मुझे आर एन वी कहीं नहीं दिख रहा, तो ये सही लग रहा है। डिपेंड्स ऑन आर नहीं, डिपेंड्स ऑन वी, वी भी कहीं नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टाइम पीरियड का। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज रीड द क्वेश्चन। A particle of mass m, charge q, kinetic energy k enters a transverse uniform magnetic field of induction B. आफ्टर 3 सेकेंड्स काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये आपको बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये आपको निकालना है, राइट। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी v क्या है? v है आपका स्पीड। तो ऑब्वियसली जब ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा वो पार्टिकल गोल गोल घूमेगा, मतलब उसका स्पीड जो होगा वो सेम रहेगा, तो स्पीड चेंज नहीं होगा। तो पहले जितना था उतना ही होगा, तो अभी भी उतना ही होगा। इसका आंसर ए आएगा। इट डज दैट मीन्स जब वो एंटर करता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ो, खुद बताओ, इजी है क्वेश्चन। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic fields. If the electric field is switch off, the same magnetic field is maintained, then electrons कैसे मूव करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्कुलर ऑर्बिट। आपको पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है वो सर्कुलर पाथ में जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया जाएगा और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहा तो वो सर्कुलर पाथ ही, सर्कुलर ऑर्बिट ही चूज करेगा, राइट। तो इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज क्वेश्चन नंबर 17 रीड करो और इसका आंसर आप लोग खुद आप लोग अटेम्प्ट करो, बताओ आंसर क्या होगा। तो अ गैल्वानोमीटर कैन बी यूज एज अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग। अब गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर अगर यूज करना है तो हाई रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा सीरीज में। ये गैल्वानोमीटर है, इसके साथ रेजिस्टेंस अगर आप सीरीज में कर दो, ये हाई होना चाहिए, तो ये बन जाएगा एक वोल्टमीटर। बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 18, 80 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। बताया है कि ए चार्ज क्यू मूव्स इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, देन द फोर्स ऑन इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा क्यू वी क्रॉस बी, है ना। तो दोनों मिला के लॉरेंज फोर्स आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बताता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको फॉर्मूला जो भी मैं बताऊंगी याद रख लेना। ए वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर। ओके, उसके बाद बताया है कि सेम वायर को आपने कॉइल इनटू अ कॉइल ऑफ टू टर्न्स एंड कैरीज द सेम करंट, देन सेम वायर इज लूप्ड इनटू कॉइल, देन मैग्नेटिक, मतलब पहले एक टर्न था,
उसके बाद आपने उस वायर को अनफोल्ड करके दो वाला कर दिया, अब सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब पहले एक बड़ा वायर था, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बी आ रहा था, अब उसमें छोटा छोटा ऐसे दो लूप कर दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, बी डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर बी। पहले के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बी होता है, उसको अगर दो बार लूप्ड इनटू टू टर्न्स, आप ये लाइन याद रखना, तो यहाँ पे एन की जगह टू लिखोगे तो ये आ जाएगा 4b। ओके, ऑप्शन ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास सेम काइनेटिक एनर्जी के इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलरली, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ गया तो वो कैसा मोशन दिखाएगा, सर्कुलर मोशन, राइट, वो सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, सर्कुलर मोशन करेगा। अब इसके केस में जो टाइम पीरियड आता है उसका फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 2πm/qb। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, मतलब ये होता है qb/2πm। यहाँ पे q क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको e पकड़ लो, तो eb/2πm होगा आंसर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो ये था आज का टॉप 20 एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चंस लाऊंगी, मतलब आपका डाया पैरा फेरो उस क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है उससे क्वेश्चंस लाऊंगी। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यूज चाहिए, अभी भी कुछ थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, आपको चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।